कहाँ तक पढ़े थे? प्लेंटी एलिमेंट्री तक। प्लेंटी एलिमेंट्री तक हो गया था, नहीं हुआ था? अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? एस एलिमेंट्रीज। तो कह रहा है कि एस एलिमेंट्रीज हमने पहले भी देखा था। प्लेंटी एलिमेंट्रीज में या पोरीफेरा से लेके प्लेंटी एलिमेंट्रीज तक हमने हर एक फाइलम में कितने स्टेप याद रखे थे? 10 स्टेप। यहाँ पे कितने पढ़ने हैं? 10 ही स्टेप। तो कह रहा है कि जो एस एलिमेंट्रीज होता है उसका दूसरा क्या नाम होता है? राउंड वार्म। एस एलिमेंट्रीज को दूसरे किस नाम से जानते हैं? दूसरा किस नाम से जानते हैं? राउंड वार्म के नाम से जानते हैं। अभी हम जानेंगे कि आखिर इसको राउंड वार्म नाम रखा क्यों गया। हमने तो कहीं मेंशन नहीं किया, बट इसका ये भी तो बताना पड़ेगा कि आखिर राउंड वार्म हमने इसका नाम रखा क्यों। आपने देखा होगा कि आपने देखा कि आपने सुना भी होगा, लोग बोलते हैं कि आपके पेट में कीड़ी हो गए, सुने हो गए, या आपके पेट में क्या हो गए? केचुए हो गए। वो केचुए नहीं होते हैं, वो राउंड वार्म ही होते हैं। तो कह रहा है कि हम आप देखते हैं कि एस एलिमेंट्रीज में आखिर इनका कैरेक्टर फीचर क्या होता है, ये कैसे होते हैं, क्या होता है, किनमें होते हैं, क्या नहीं होता। तो पहला ही हमें क्या पढ़ना होता है? इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसकी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बनावट कैसी है। तो कह रहा है कि जो इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब अभी तक हमने पीछे जो देखा था बस ऑर्गन था, ऑर्गन सिस्टम। याद है प्लेंटी एलिमेंट्रीज में? आर्गन और आर्गन सिस्टम दोनों था, बोथ था, लेकिन वहां पे भी मैंने क्या था, सस्पिशन चल रहा था ना, आर्गन होगा कि आर्गन सिस्टम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया किसमें? एस एलिमेंट्रीज में। तो अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताइए वो कौन सा ऐसा एनिमल किंगडम का फाइलम है जहां पे जाके बॉडी फुल्ली आर्गन सिस्टम हो गई, समझ में आया? ऑप्शन में ये भी होगा। तो ठीक क्या करोगे? एस एलिमेंट्रीज। तो कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका कैसा है? ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। फिर कह रहा है कि बॉडी ऑफ सिमेट्री। तो बॉडी ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब कहने को मतलब बाई, और हमने क्या पढ़ा था? 2 पढ़ा था, एक रेडियल था। अभी तक हम रेडियल पढ़ रहे थे, इससे पहले क्या पढ़े? पहले भी बाइलेटरल पढ़े। उससे पहले क्या था? 2 थे, सिलेंट्रेटा, रिनोफोरा, बाइरेडियल। सिलेंट्रेटा और रिनोफोरा 2 क्या थे? रेडियल थे। बाकी सब बाइलेटरल। मैं इसीलिए कहा हूँ ऐसे तोड़ के लिखने के पीछे का पर्पज यही है कि दिखेंगे चीजें कि आपके पास है का। तो अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वही वाला तीनों पर और सिलेंट्रेटा ऑप्शन में दिया होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि एनिमल किंगडम के 2 ऐसे बताइए कि एनिमल किंगडम में कौन ऐसा फाइलम है जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है? टीनोफोरा होगा और सिलेंट्रेटा। फिर दिया होगा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या दिया होगा? बोथ ए एंड बी, और चौथा दिया होगा ऑल ऑफ दीज। किसको टिक करना? ऑल ऑफ दीज। मतलब बोथ, दोनों तो बात वही है। तो बोथ भी तो वही बात हुआ, दोनों ऑप्शन जो सही होगी तो मतलब तीनों सही हो गए ना। तो चौथा ही तो ऑप्शन टिक करोगे। यही होता है एनटीए का गेम, मतलब आपको सही क्वेश्चन आते हुए भी गलत करा लेगा। मतलब कितने बच्चे होंगे बोथ एंड बी मार्क आएंगे, लेकिन जब पहला दूसरा सही है तभी तो आप बोथ को टिक कर रही हैं। जब बोथ को टिक कर रही है तो पहला दूसरा सही है था, बोथ भी सही है, तो ऑल ऑफ दीज नीचे दिए तो चौथा प्रीफर करोगे कि नहीं करोगे? तो आप समझ आए कैसे क्वेश्चन बनाएगा। तो कह रहा है कि इसका जो सिमेट्री होता है कैसा होता है? बाइलेटरल सिमेट्री होता है। तो हम जानते हैं कि रेडियल सिमेट्री में हमने क्या देखा था? किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को हम किसी भी पार्ट से काटते थे, किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री से काटते थे तो वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता था। लेकिन बाइलेटरल में क्या था कि किसी भी हम ऑर्गेनिज्म या किसी भी बॉडी को हम जब एक प्लेन ऑफ सिमेट्री से काटे और वहीं से मतलब कहने का मतलब एक शरीर हो, अगर उसमें से कहीं एक ऐसा जगह हो जहां से काटने पे बॉडी 2 भाग में बंट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइलेटरल बोलते हैं। अब रेडियल की बात बोल रहा है तो कह रहा है कि एक कोई भी बॉडी हो, जैसे हमने बताया था ना सर्कल को लेके, अगर मान लो नॉर्मली एक सर्कल ले लूं, अगर मुझे एग्जांपल देना हो रेडियल का, यहाँ तो बाइलेटरल की बात कर रहा है, तो अगर मैं रेडियल का एग्जांपल देना हो तो यहाँ से काटूंगा तब भी ये बटा प्लेन ऑफ सिमेट्री पे, फिर मैंने यहाँ से काटा तब भी ये सब इक्वल भाग में बटे, अगर मैं यहाँ से काटूं तब भी इक्वल भाग में बटेंगे। तो मतलब कहने का मतलब एक बॉडी को हम कई जगह से बराबर भाग में बांट सके, इसे क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इसी को हटा दूं, अगर मैं आपको एक कुछ ऐसा फिगर बना दूं, अगर मैं यहां से काटूंगा, अगर मान लो मतलब कहने को तो इक्वल पार्ट है, अगर मैं यहां से काटूंगा तो 2 भाग में बटेंगे, लेकिन यहां से काटूंगा तो कहीं ना कहीं एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा, तो
कह रहा है कि जब हम कोई एक ऑर्गेनिज्म को या एक बॉडी को अगर हम केवल एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री से काट पाए, कहीं से नहीं, बस एक ही ऐसा जगह हो जहां से हम उस बॉडी को दो भाग में बांट पाए, तो क्या बोलेंगे उसे? बाइलेटरल बोलेंगे। लेकिन रेडियल कब बोलेंगे? कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हो हम उसको कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री से काट दें तो क्या हो? बराबर बांट में बढ़ जाए। तो कह रहा है कि जो हमारा एस कैलमेट्रिक्स होता है इसकी सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल होती है। मतलब इसकी बॉडी आप कहीं से काट के बराबर नहीं बांट सकते, कोई भी एक ही ऐसा जगह होगा जहां से इसको बराबर भाग में बांटा जा सकता है। या तो कोई डाउट? अब कह रहा है कि जर्म लेयर का होता है, तो जर्म लेयर इसका क्या है? डिप्लोब्लास्टिक होता है। तो बताएंगे कि जर्म लेयर कितने टाइप के थे? दो टाइप के, कौन कौन? डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में क्या था? डिप्लोब्लास्ट क्या बताना है? किंगडम बताना है? नहीं नहीं, डिप्लोब्लास्टिक में कहा जाता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में म्यूकोलिया था, खाली स्थान का जो जगह था। और डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म मेसोडर्म के बीच, एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म था। कहने के मतलब ये है कि हमने ऐसा 3 लाइन खींचा, ठीक है? तो हम जब पढ़े थे सबसे ऊपर वालों को क्या बोले थे? एक्टो। सबसे अंदर वालों को क्या बोले थे? एंडोडर्म। इंडो। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको क्या बोले थे? मेसोडर्म। मीजो। तो ये कह रहा है कि ये क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। मतलब 3 लेयर पाए जाते हैं किसमें? बॉडी वाल और गट वाल के बीच में। तो बताया था कि नहीं बताया था कि कहाँ पाया जाता है? बॉडी वाल और गट वाल के बीच में पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि क्या होंगे? सब भरे हुए होंगे, मतलब कोई भी खाली नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो जब ये सब भरे होंगे तो क्या होंगे? ये डिप्लोब्लास्टिक होंगे। मतलब एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म पाया जाएगा। लेकिन अगर वही बोल दे कि क्या डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, अगर डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 होता है, डाई मतलब 2, तो अगर डिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो क्या होगा? ये जो मेसोडर्म है जो मेसोगेलिया में बताया जाएगा, जो कि क्या होगा? इम्पटी होगा, खाली होगा, वहां कुछ भरा नहीं होगा। इसीलिए क्या बोलते हैं? केवल एक्टो और इंडो। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक में क्या डिफरेंट होता है, तो आपके सीधा दिमाग में आना चाहिए कि अगर डिप्लोब्लास्टिक बोलता है तो डिप्लोब्लास्टिक में हम ये देखते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक में एक्टो और मीडो के बीच में मेसोडर्म आता है। लेकिन वही हम जब डिप्लो की बात करते हैं, मतलब 2 वाले की बात करते हैं, तो उसमें क्या आता है? एक्टो आता है और इंडो आता है, बीच में मेसोगेलिया आता है। कहानी याद रखिएगा मीनिंग का। मेसोडर्म और मेसोगेलिया। मेसोगेलिया बोला गया है इम्पटी जगह को, अब मेसोडर्म बोला गया भरे वाले जगह को। तो डिप्लोब्लास्टिक में कौन आएगा? यहाँ पे मेसोडर्म आएगा। याद रखिएगा, भूलोगे नहीं ना? कह रहा है कि जो ये जर्म लेयर है ये क्या है? इसका डिप्लोब्लास्टिक है। ये कह रहा है कि सीलोम। अब सीलोम क्या है इसका? तो सीडोसिलेमेट, जिसको क्या बोलते हैं? फास्ट सीलोम बोलेंगे। तो इसका कुछ कहानी बताना चाहोगे? बताया हो ना सब? जैसे बॉडी और गट वाल के बीच में पैचेस के भाग में बिखरे हुए रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिलोमेट। सिलोमेट। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा फिगर दीजिए, फिगर तो ऐसे देगा नहीं, ये तो क्या होगा? ऊपर वाला बॉडी वाल, नीचे वाला गट वाल, बीच वाला पैसेज के फॉर्म में सिलोम। देखिए नहीं लग रहा है? यही कह रहा है कि जो इसका सिलोम होगा, ये सिलोम क्या पाया जाता है? इसका सिलोमेट होता है। मतलब इसी को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो फास्ट सिलोम के जान। जैसे आपने पढ़ा होगा ना अमीबा में सीडोपोडिया पढ़ा था, फास्ट फीड के नाम से जानते हो। अरे सीडोपोडिया को फास्ट फीड भी तो कहते हैं। मतलब वो अमीबा का ट्रू पैर थोड़ी है, फालसी पैर है ना। अरे अमीबा क्या होता है? सिंगल सेल होता है। पढ़े हो या नहीं पढ़े हो अमीबा के बारे में? पढ़े। तो उसमें क्या होता है? उसका फीड जो होता है उसमें लिखते हो ना कि ये सीडो क्या होता है? सीडोपोडिया होते हैं, जिसे वो मूवमेंट करता है। उसी को हम दूसरे किस नाम से जानते थे? फाल्स फीड के नाम से जानते थे। तो वही बात यहाँ पे भी क्या बोला? कह रहा है कि ये सिलोमेट है, वहां पे हम क्या? सीडोपोडिया। तो मीनिंग यहाँ भी तो वही आ रहा है। ये भी क्या होगा? फाल्स सिलोम होगा। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सिलोम के बारे में पढ़ रहे हैं। और वहां पे हम पैर के बारे में पढ़ रहे थे, इसीलिए वहां पे हम क्या बोले थे? फाल्स फीट का नाम दिए थे। लेकिन यहाँ पे सिलोमेट नाम दिया गया। तो सिलोमेट यानी सिलोम के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका दूसरा क्या नाम दिया गया? फाल्स सिलोम नाम दिया गया। यहाँ तक कोई डिफरेंट? फाल्स सिलोम में कुछ नहीं होता है। एक होता है बॉडी वाल, अंदर वाला होता है गट वाला, बीच में पैचेज के फॉर्म में सिलोम पाए जाते हैं।
फिर कह रहा है ये हैबिट एंड हैबिटाट, इनका रहन सहन क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो फिर कह रहा है कि ये एक्वेटिक होते हैं और क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब बताना चाहोगे? तो एक्वेटिक मतलब होता है जो पानी में रहे, और टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे भी रहे। तो ये कैसा होता है इनका हैबिटाट, ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, ये दोनों जगह पे रह सकते हैं। फिर कह रहा है कि ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक इन द प्लांट एंड एनिमल, मतलब कह रहा है कि ये ऐसे वातावरण में फ्री भी पाए जाते हैं, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं हो सकता। फ्री लिविंग का मतलब होता है ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रह सकते। लेकिन कह रहा है कि कुछ इसी में से और भी होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, मतलब वो बीमारी काज करते हैं। किसमें करते हैं, तो वो प्लांट में और एनिमल में। तो कहने का मतलब है कि जो एसिलोमेटा है, सॉरी, जो एस्केलमेंथिस है, ये क्या होता है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। मतलब ये कई ऐसे होंगे जो हानि नहीं भी पहुंचा सकते हैं, कई ऐसे होंगे जो हानि पहुंचाएंगे। लेकिन हानि पहुंचाएंगे मतलब किसी को अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो किनमें देखने के लिए मिलेगा, तो वो प्लांट में और एनिमल में। ये कह रहा है कि डाइजेशन सिस्टम, इसका डाइजेशन सिस्टम क्या है, कंप्लीट है। अभी हमने इसके पीछे क्या पढ़ा था, प्लेटी एलिमेंट्स में उसका इनकम्प्लीट था, एक सिंगल ओपनिंग था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डाइजेशन सिस्टम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एक नीट का क्वेश्चन और दिख रहा होगा कि बताइए कि एनिमल किंगडम में वो कौन सा ऐसा फाइलम है जहां पे स्टार्ट हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया था फुल्ली कंप्लीट सिस्टम ऑफ डाइजेशन का। एस एलिमेंट्स, दो जगह चीजें दिखी है इसमें, कौन कौन सा, एक कौन सा बताएं, एक बताएं आर्गन सिस्टम वाला बताएं। नीट का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, या तो क्वेश्चन कहां से बनेगा, यहां से बनेगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिक फीचर स्टार्ट हो रहा है ना इनके पास, अभी तक सब इनकम्प्लीट थे। कंप्लीट कौन था, एस एलिमेंट्री से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या है कि डाइजेशन सिस्टम यहाँ पे क्या है, कंप्लीट है। तो कह रहे हैं हैज ऑफ द बोथ माउथ और एनस, मतलब कह रहा है कि आपने प्लेटी एलिमेंट्रीज में पढ़ा था कि वहां पे एक सिंगल ओपनिंग था, जिससे वो खाता उसी से था, निकालता भी उसी से था। इसीलिए हम क्या बोलते थे, उसे इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम बोलते थे। लेकिन जब हम एस एलिमेंट्रीज में आए तो यहाँ पे हमने देखा कि खाने का जो ओपनिंग था वो अलग था और निकालने का जो ओपनिंग था वो अलग था। तो कह रहा है कि ये क्या हो गया, फुल्ली कंप्लीट हो गया। फिर कह रहा है उसके बाद से कि इसमें और क्या देखने के लिए मिला, तो बोल रहा है कि ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल विद द वेल डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलर फेरिंग्स, इसके अंदर फुल्ली डेवलपमेंट क्या देखने के मिल गए, ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल। मतलब हमारा क्या है, हम भी तो भोजन खाते तो हमारे भी तो फेरिंग्स है, होते हुए जाता है कि नहीं समझ में। तो वही कह रहा है कि इसके पास क्या था, ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट था, और वो भी क्या था, प्रेजेंट तो था लेकिन वेल डेवलपमेंट, मतलब फुल्ली डेवलपमेंट था, वो इनकम्प्लीट नहीं था। उसी को क्या बोलते हैं, वो मस्कुलर फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। बस कहानी यही है। फिर कह रहा है कि इसका सातवां हम देखते हैं। सातवां बोला कि रिस्पिरेटरी सिस्टम अभी भी अब्सेंटी है, अभी भी इसमें कुछ आया ही नहीं। ये कह रहा है कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी क्या है, अभी भी अब्सेंटी है, अभी भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो बदलाव कहाँ कहाँ हुआ है, एक डाइजेशन सिस्टम में हुआ है, तो दूसरा कहाँ हुआ है, इसका ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है। समझ में आया। अब हम इसका देखेंगे नौवां रिप्रोडक्शन, कि आखिर ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो करते किसी आप करते। तो कह रहा है कि इसमें नौवां क्या बोला, कह रहा है कि ये डायसियस होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या होते थे, मोनोसियस होते थे और हार्माफ्रोडाइट होते थे, बॉडी एक ही में देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सेक्स अब सेपरेट हो गया, मतलब क्या हो गया, ये डायसियस हो गया, अब बॉडी दो हो गई। पहले एक ही बॉडी में मेल और फीमेल हम पढ़ते हुए आ रहे थे, जिसको हम क्या बोलते थे, हार्माफ्रोडाइट बोलते थे। लेकिन कह रहा है कि जो एस एलिमेंट्स है, तीसरा यूनिक फीचर दिख रहा है इसका, ये तो 3 क्वेश्चन बनने के चांस मैं दिखा रहा हूँ, एक यहाँ से एक यहाँ से और एक बनेगा तो यहाँ से, कि बताइए एनिमल किंगडम का कौन सा ऐसा फाइलम है जहां पे बॉडी डायसियस हो गई, दिख जाएगा। क्वेश्चन ऐसा नहीं कोई बताएगा, मैं बोला हूँ ना कि जो मैं चीजें बता रहा हूँ इतना आप कोई बोल के नहीं कह सकता कि यहीं से होगा। आप जाइएगा पीइएगा, दिख जाएंगे, मैं कुछ कहूंगा नहीं, दिखेंगे। इसी को मैं कहता हूँ। ये कह रहा हूँ कि देखो, कह रहा है कि जब हमने देखा था कि प्लेटी एलिमेंट्री का क्या था, बॉडी मोनोसियस थी, एक ही शरीर में मेल और फीमेल पाए जाते थे वहां पे, तो हम उसको क्या बोलते थे, हार्माफ्रोडाइट बोलते थे। लेकिन कह रहा है कि जब हमने एस एलिमेंट्री में पढ़ना स्टार्ट किया, जब इसका स्टडी स्टार्ट किया, तो पता चला कि इसमें रिप्रोडक्शन क्या हो गया, इसके यहाँ पे जाके बॉडी 2 भाग में बट गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायसियस बोलते हैं। कहने का मतलब जो सेक्स आर सेपरेट हो गया, मतलब मेल अलग एक बॉडी हो गया और फीमेल अलग एक बॉडी हो गया। जैसे हम वुमेन को भी ले सकते हैं कि फीमेल अलग होता है और फीमेल अलग हो सकता है, तो हम किसमें आएंगे, डायसियस में आएंगे। तो फिर कह रहा है कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कह रहा है कि जो इसका क्या हो गया, इसका जो सेक्स था वो सेपरेट हो गया, जब मेल अलग हो गया फीमेल
अलग हो जाए तो इसमें क्या देखने को मिला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला। मतलब आप वेटिंग करेंगे ना मेल और फीमेल। ये कह रहा है कि इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बॉडी के अंदर ये क्या करता है, बेबी को डेवलपमेंट कराता है, इसीलिए इसका फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल है। फिर कह रहा है कि डेवलपमेंट इन द डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब कह रहा है कि या तो इसकी बॉडी लार्वल स्टेज से होकर एडल्ट में जाएगी या तो लार्वल स्टेज फॉर्म ही नहीं होगा। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होंगे, या तो कुछ में लार्वल स्टेज देखने के लिए मिलेंगे, कुछ में नहीं मिलेंगे। उसी को अगर जिसमें नहीं मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। जिसमें लार्वल स्टेज देखने के मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन डायरेक्टली डेवलपमेंट बोलेंगे। फिर कह रहा है कि यूनिक फीचर, अब असली खेल तो यही होता है। तो चलिए बताइए कि एस कैलमेंथिस का यूनिक फीचर क्या होता है। तो कह रहा है कि एस कैलमेंथिस का यूनिक फीचर पढ़ेंगे हम 10वां पॉइंट। कह रहा है कि इसका जो बॉडी इज क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, मतलब एक सर्किल आपने देखा होगा, ये भी सर्किल के फॉर्म होंगे, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होंगे। ये कह रहा है कि इन क्रॉस सेक्शन, इनके बॉडी में क्या होगा, सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, सेगमेंट होंगे, कहीं ना कहीं बॉडी इनकी बटी हुई होगी। ये कह रहा है कि इसका जो होगा सेंटिकल, सेंटिकल क्या होगा, मतलब सेंटिकल का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो इनकी बॉडी होगी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, मतलब सिंगल न्यूक्लियस के नहीं होंगे, मतलब एक सेल में एक से अधिक भी न्यूक्लियस पाया जा सकता है। ये यूनिक फीचर याद रखिएगा सबका। बॉडी कैसी होगी, सर्कुलर होगी, इनके बॉडी में जो सेल होंगे कैसे हो सकते हैं, सेंटिकल हो सकते हैं, मतलब मल्टी। ये मीनिंग आने का मतलब पूछा गया ये भी नीट में, ये मीनिंग दे के पूछा था कि बताओ इसका अर्थ क्या होता है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब एक सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस का पाया जाना, उसी को क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। फिर कह रहा है कि इसके बाद से क्या होता है, इसी में एपिडर्मिस होता है। फिर कह रहा है कि इसका जो बॉडी जो होता है उसमें थिक क्यूटिकल पाए जाते हैं, जो बॉडी वाल होता है उसमें थिक क्यूटिकल मतलब मोटी चमड़ी पाई जाती है, वो पाई की जाती है। तो कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट ऑफ द होस्ट, मान लो कोई अगर ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करता है उसको मारने के लिए या कुछ करने के लिए, तो उसकी बॉडी क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है, जब वो पकड़ता है तो उसको नुकसान जल्दी नहीं पहुंच पाता, इसलिए क्या होता है, मोटी चमड़ी को। लोग कहते हैं ना कि इतना पीटे जा रहे हो क्या कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्या मोटी चमड़ी के बने हुए हो। सेम बात यहाँ भी अप्लाई होता है कि बेचारा अपने बॉडी को ही मोटी चमड़ी को बना लिया है कि कितना हो बीच में अटैक हो जाए क्या कर लेगा, अपने आप को बचा लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। फिर कह रहा है कि यहाँ पे कि एन एक्सेक्टरी ड्यू टू द रिमूव ऑफ द बॉडी वेस्टेज थ्रू द एक्सेक्टरी पोर, मतलब कह रहा है कि जो बॉडी के वेस्टेज होंगे, बॉडी के जो खराब पार्ट होते हैं ना, हमने कुछ भी खाया तो हमारे बॉडी में जो हमारा क्या होता है, बताओगे, फीकल मेटल होता है जो हम अपने बॉडी से एक्सेक्टरी के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो वही कह रहा है कि इसके बॉडी में जितने भी एक्सेक्टरी प्रोडक्ट होंगे, जो वेस्ट मटेरियल होंगे, वो किसके थ्रू निकालेगा, तो एक्सेक्टरी पोर, एक पोर होगा उसके थ्रू, मतलब एनएस हम जिसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, एक्सेक्टरी पोर बोला गया, उसी के थ्रू उसको निकालेगा। ये कह रहा है कि सो ऑफ द सेक्सुअल डाइफॉर्मिटी, मतलब कह रहा है कि इसके बॉडी क्या होंगे, डाइफॉर्मिटी होंगे, मतलब दो पाए जाएंगे, मेल और फीमेल पाए जाएंगे। फिर कह रहा है कि इट इज द मॉर्फोलॉजिकल, देखो ये डाइफॉर्मिटी मतलब कि आप जब बॉडी को देखेंगे तो आप इजीली पहचान पाएंगे कि ये मेल है और ये फीमेल है। पहले हम तो नहीं पहचान पाते थे ना। अर्थवर्म को अगर हम पकड़े, अरे कुछ नहीं करेंगे चली जाएगी, अगर अर्थवर्म को हम पकड़े तो क्या होगा, अर्थवर्म पे आप बता सकते हो कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, नहीं बता पाओगे ना। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे डाइमॉर्फिन जो देखने को मिलता है, मतलब आप यहाँ पे इनकी बॉडी देखेंगे तो आप इजीली पहचान पाएंगे कि ये मेल है कि ये फीमेल है। ये कह रहा है कि वही बात बोला कि इट इज द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। इस मीनिंग का मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डाइफॉर्मिज्म किसमें देखने को मिलता है, एस हेलमेंथिस, इसलिए बोला कि नीट का पीवाईक्यू उठाइएगा, सॉल्व करिए, सब चीजें देखेंगे। फिर कह रहा है कि डाइफॉर्मिज्म का मतलब यही होता है कि मेल और फीमेल को हम इजीली देख के पहचान ले, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइमॉर्फिज्म। फिर कह रहा है कि फीमेल आर द लॉन्गर देन द मेल, मतलब कह रहा है कि इसमें जो फीमेल होगी वो हमेशा मेल से बड़ी होगी। तो इसका एग्जांपल क्या है, एस्केरिस है, एस्केरिस का दूसरा नाम क्या होता है, राउंड वर्म होता है। और विस्लेरिया है, विस्लेरिया का दूसरा नाम क्या होता है, फैलेरिया वाला, जो हाथी के पांव हो जाते हैं, लोग कहते हैं ना मॉस्किटो खा लिया। अरे आएगा आपका क्लास 12 में ये चीजें, तो याद रखिएगा किसका मेंबर है, एस हेलमेंथिस का मेंबर है। तो कह रहा है कि जो एस्केरिस है, जिसको हम राउंड वर्म बोलते हैं, जो आपके पेट में कीड़ी हो जाती है या केचुए हो जाते हैं, वो कौन सा है, एस्केरिस है। इसके जाने का अब अगर मैं पहले एग्जांपल देते हैं फिर समझाता हूँ क्या कारण। ये कह रहा है कि ये क्या है, इसमें एंसिलोस्टोमा, जिसको हम हुक वार्म के नाम से जानते हैं। हुक वार्म जैसे पढ़े होंगे आप, हुक बॉडी में क्या होता है, शक्कर होता है, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, हुक वार्म नहीं पढ़े हैं। और सीधा आप एग्जांपल याद रखिएगा, 3 एग्जांपल होते हैं, एस्केरिस होता है, विस्लेरिया होती है, तीसरा
हम थोड़ा सा मिटा के कुछ चीजें आपको बता रहे हैं इसी में जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको जानना कंपल्सरी। आप बता सकते हैं कि आप इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है? ये मोटी और लंबी फीमेल। अरे एलिफेंट बेबी का एग्जांपल मैंने दिया था, ऐसे बोलते हो यार। अरे हाथी के बच्चे के देखे कौन दिखता है? कभी पिज्जा और बर्गर मोमो की दुकान पे चले जाओ, समझ में आ जाएगा, ठीक है? अरे वहां पे मोटी मोटी लड़कियां खड़ी होती हैं, क्यों? क्योंकि वो टहलती नहीं है, खा खा के बस मोटा होना है। तो हम भी इसका एग्जाम्पल याद रखने के लिए मजाक में क्या करते हैं, ये मोटी होती है और बड़ी होती है, और जो मेल होता है वो बेचारा छोटा होता है। और लड़कों को देखते हो ना, बाइक लेके उड़ते हैं, देखिए वो स्टाइल मारते हैं। इनके पास क्या होता है? स्टाइल टेल पाया जाता है, मतलब इनकी पूंछ जो होगी टेढ़ी होगी, मतलब थोड़े से स्मार्ट टाइप के बनते हैं, बाइक लेके उड़ाते रहते हैं। जो ये कैसे होता है, छोटे भी होंगे तभी बाइक वैसे उड़ाएंगे। और जो ये वाले होते हैं, ये बर्गर पिज्जा खा के बस मोटी होना चाहती है, मतलब एलिफेंट बेबी। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे बोला था एक लाइन, कहा था कि फीमेल आर द लॉन्गर देन मेल। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा मेल पार्ट है और ये हमारी फीमेल पार्ट है। तो फीमेल बड़ी है कि नहीं मेल से? बड़ी है ना। तो हमेशा जो फीमेल होगी क्या होगी? बड़ी होगी। किससे? मेल से। तो एग्जाम्पल किसका है बताओ? स्कैरिस का है। इसी को तो कहा जाता है कि आप जो लोग पिग का मीट खाते हैं, पिग सुनी हो ना, जिसको पर्क के मीट बोला जाता है, उसका जो भी मीट खाता है उसके बॉडी में सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं। अब इसका मैं आपको समझ में नहीं आता कैसे मीट से इसमें हो जाते हैं। तो आपने कभी जैसे मान लो किसी के बॉडी में क्या होगा, स्कैरिस पहले से था, कहीं से आया होगा, उसके बॉडी में होगा, क्या करेगा अपना फीकल, मान लो अगर सड़कों पे से अगर पैखाना होता है ना, पैखाना करके सड़कों से निकल लीजिए। हमारी इंडिया तो बहुत ज्यादा जागरूकता फैला रही है इसको, भाई घर घर शौचालय बनवा रही है, फिर भी लोग जाते हैं, कहते हैं कि बाहर जाने के बाद इन्वायरमेंट में बहुत मजा आता है, जो भी हो। तो क्या हुआ, मान लो किसी के बॉडी में क्या है, स्कैरिस है, और ये हम जानते हैं कि इसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट कहाँ होगा, जाके बताओगे? इसका रिप्रोडक्शन साइकिल अगर मैं बताना चाहूँ तो अगर ये एक मेल है, अगर मेल के बॉडी में ये स्कैरिस अगर चला गया किसी तरीके से, उसका लार्वा इंटर कर गया है, तो अगर लार्वा इंटर करेगा तो ये तब तक बॉडी में रहेगा जब तक एडल्ट ना हो जाए। तो लार्वा से लेके एडल्ट फेज किसमें बिकता है, ये वुमेन या एनिमल में बिकता है। लेकिन जब इसके फीकल मैटर से क्या होते हैं, बाहर आते हैं, तो हम जानते हैं कि इसके पैखाने के सहारे जब बाहर आते हैं, अगर मान लो किसी सड़क पे ये पैखाना कर दिया है, तो जो पीग होती हैं, पीग क्या करती है, वही तो खाती है, गंदगी तो खाती है। जब वो गंदगी को खाएगी तो पीग के अंदर इंटर कर जाएगा। ये जो एडल्ट फॉर्म में इसमें मेल और फीमेल थे, मतलब ये एडल्ट फॉर्म में है ना, तो मेल और फीमेल हमारे बॉडी में एडल्ट होते हैं, लार्वल स्टेज में जाते हैं और एडल्ट फॉर्म में होने के बाद से हमारे बॉडी में बाहर निकल आते हैं। तो जब जानते हैं कि जब ये बड़ा होते हैं तो ये आपके स्मॉल स्टेज टाइम में चले जाते हैं, पहले लीवर पे रहते हैं, फिर स्मॉल स्टेज टाइम में जाते हैं। जब स्मॉल स्टेज टाइम में जाते हैं तभी आपका पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, सूजन होना स्टार्ट हो जाता है स्मॉल स्टेज टाइम में। तो फिर ये जब आपके बॉडी में एडल्ट होते हैं तभी तो आप कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों है। तो लोग बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि तीखा खाने का मन कर रहा है, ये सब चीजें, तो लोग बोलते हैं कि नहीं एक काम करो, एक बार आप एल्वेंडा जोड़ खा लो। भाई हमारे डॉक्टरों का भी कहना है कि हर 3 से 4 महीने पे एक टेबलेट एल्वेंडा जोड़ का खाना चाहिए, लेकिन आप कोई नहीं खाता है। 15 या 12 रुपए पड़ता है एक टेबलेट, जिसको कीवी के दवा बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि जो एस्टेरिस है लार्वल स्टेज में एंट्री करता है, लेकिन लार्वल स्टेज में कैसे करता है अभी बता रहा हूँ।
बॉडी में मान लो कोई है तो ये क्या करेगा, एडल्ट होगा, एडल्ट होने के बाद उसके फीकल मेटल के साथ बाहर आएगा, इसी को क्या करेगी, पीक जो होगी वो आ जाएगी। अब ये एडल्ट कहाँ चला गया, पीक के अंदर चला गया। जब पीक के अंदर जाता है तो वहां पे रिप्रोडक्शन करता है। जब रिप्रोडक्शन करेगा तो इसका डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। तो जब इनडायरेक्ट होगा तो इसमें क्या होगा, लार्वल स्टेज बनेंगे। अब लार्वल स्टेज तो जब ये भी तो पैखाना करेगा, तो जब ये भी अपने फीकल मीटर को बाहर निकालता है तो उसमें क्या होते हैं, लार्वल स्टेज होते हैं। तो हम जानते हैं कि पैखाना ये कहीं भी करे, लेकिन हम जो क्रॉप उगा रहे हैं उस क्रॉप में भाई पानी की तो जरूरत पड़ेगी। अरे खेतों में ऐसे ही घूमते हुए जाते हैं ना, कभी मान लो करी दी खेत में, हमने उसमें कोई सब्जी लगा दिया, मान लो खीरा, काकर, लौकी, जो भी मन करे लगा दिया हमने, तो हम क्या जानते हैं, जब लार्वल स्टेज में है तो जब पानी बरसात का सीजन होता है, अगर मान लो कहीं अलग फील्ड में की हुई है तो पानी बरसात का जो होता है रिश्ते हुए खेत में जाता है ना, खेत से होते हुए बहुत जगह होता है। तो मान लो कहीं खेत में ही की है तो जब बारिश हुआ या हमने पानी उसमें दिया तो क्या करेगा, पानी के सहारे सॉइल में अंदर चला जाएगा, तो इसका लार्वा होगा। जब अंदर जाने के बाद कहाँ इंटर करता है, रूट में, रूट से इंटर करते हुए कहाँ चला जाता है, जो वो पौधा है उसके फ्रूट में चला जाता है। फ्रूट में क्या, जैसे खीरा हो गया, काकर हो गया, आपका गोभी हो गया, और लौकी, जो भी चीज होता है उसके फ्रूट में इंटर कर जाता है लार्वा। और उसी को हम क्या करते हैं, वही जो किसान होता है उसको तोड़ के लाता है और मार्केट में बेच देता है। बेचने के बाद सब क्या करते हैं, उसको खरीद के लाते हैं। तो कई लोग होते हैं जो खीरा, काकर या आपका जो गोभी होता है, पात गोभी आपने सुना होगा, सुना है ना, जो आपने मैं बोला हूँ ना, मोमोज और क्या होता है बर्गर में आप लोग खाते हैं नॉर्मली, वो सब चीज कच्चा ही तो खाती हैं। फिर क्या होता है, ये इसका लार्वा इंटर कर गया है फूड में। अब इसको हमने क्या किया, वुमेन ने खाना स्टार्ट किया। तो वुमेन क्या करता है, सब तो उबालता नहीं है, कुछ चीजें कच्चा ही खा जाता है। तो मान लो जो उबाल के खाता है उसमें तो लार्वा डैच कर गया, लेकिन जो चीजें हम कच्चा खा जा रहे हैं, जैसे आप मोमोज खा जाती हैं, उसमें पक्का थोड़ी होता है, अंदर का पार्ट पक्का नहीं होता है, बस उसको भाप से स्टीम करके आपको खिलाया जाता है। फिर उसके बाद से मान लीजिए आपने बर्गर खाया, उसमें टमाटर अदर चीजें जो भी है, तो अब उसका क्या है, लार्वल स्टेज उसमें मिल गया है। अब आपने खाया तो आपके बॉडी में इंटर कर गया। जब आपके बॉडी में इंटर करेगा तो जाहिर सी बात, तो किस फॉर्म में इंटर करेगा, लार्वल फॉर्म में। तो जब आपके बॉडी में इंटर किया तो लार्वल फॉर्म में किया, आपके बॉडी से निकलते वक्त क्या हो गया था, एडल्ट हो गया था। अब एडल्ट से फिर किस में गया, पीक में गया। तो अब मान लो हम ये नहीं खाते, सब्जी अगर नहीं खाते हैं, तब भी अगर हम पीक का मीट खा जाए काट के, तो जाहिर सी बात है लार्वा इसी के अंदर है ना, तो लार्वा हमारे अंदर इंटर करेगा कि नहीं करेगा, कहीं ना कहीं। जब लार्वा इंटर करेगा तब भी क्या होगा, तभी तो हमें स्केरिस हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें पीक का मीट नहीं खाना चाहिए, हमें कच्चा सब्जी नहीं खानी चाहिए, हमें अपने सब्जी को खूब पका के खाना चाहिए, हमें उबाल के खाना चाहिए, सुने हो, अपने सब्जियों को खूब अच्छे से धुल के खाना चाहिए। इसके पीछे का रीजन ये सब है। तो अब समझ में आया कि स्केरिस का लाइफ साइकिल कैसे होता है, कैसे आपके बॉडी में कीड़ी हो जाती है। मतलब वो अर्थ फॉर्म को बोलती है, अर्थ फॉर्म तो नहीं होता है, आप केचुआ बोलती है, पर होता क्या होता है, स्केरिस होता है। तो आपका बॉडी में स्केरिस कैसे इंटर करता है, आप समझ में आ गया। कोई दिक्कत इस टॉपिक में, एस में, ठीक है।